बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान और पीटीआई के हवाले से 3 बड़ी अहम ख़बरें इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर बानी पीटीआई इमरान ख़ान का एक फ़ैसला है। वो फ़ैसला क्या है, किस मामले पे इमरान ख़ान ने वो फ़ैसला किया है, उस फ़ैसले की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को एक टेलीफ़ोन कॉल की गई। उस टेलीफ़ोन कॉल में बैरिस्टर गौहर को क्या बताया गया? तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने एक धमकी दी है और वो धमकी आर्मी चीफ़ को दी गई है। आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर को वो धमकी दी गई है। अब धमकी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की? मेरी नज़र में तो वो एक लतीफ़ा है, एक अनोखी धमकी है। तो इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन ख़बरों की डिटेल्स भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली खबर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन 2021 चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की गई धांधली, यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद किए गए 7 वोटों से मुतल्लिक जो अपील थी, वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर की गई। पहली मरतबा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, और आज उम्मीद थी कि इस पर कुछ ना कुछ अदालती कार्रवाई होगी। लेकिन हुआ यह है कि इस केस को आज कॉज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया गया। तो हमने ये जानने की कोशिश की गई कि इतना अहम मुकदमा जो इतने अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, अचानक क्यों डिलिस्ट कर दिया गया। तो पता ये चला कि चूँकि जो फ़ारूक एच नाइक साहब हैं, गिलानी साहब के जो वकील हैं, वो जनरल एडजर्नमेंट पे थे, तो उनकी जनरल एडजर्नमेंट के दौरान ये मुकदमा समाअत के लिए लगना ही नहीं चाहिए था। तो गलती से ये समाअत के लिए मुकदमा मुकर्रर हुआ है, तो इसलिए चूँकि नाइक साहब दस्तयाब नहीं थे तो इस केस को डिलिस्ट कर दिया गया है। चलें, ये एक वैलिड रीज़न हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अब ये मुकदमा आगे कब मुकर्रर होगा? अगली तारीख़ जल्द आएगी या फिर जैसे सालों के बाद ये मुकदमा लगा है, दोबारा भी महीनों के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा? तो ये एक चीज़ ज़रूर है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान वाली जो सहूलियात हैं फ़राहम की जाएँ, तो आज इस केस की हाई कोर्ट में समाअत हुई है और बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त पे जो इब्तदाई ऑर्डर जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने जो जारी किया है, उसमें वजारत दाखिला से और जेल सुपरिटेंडेंट से 2 हफ्तों में बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख्वास्त है उस पर जवाब तलब कर लिया गया है। इस केस में बुशरा बीबी साहिबा के वकील उस्मान गिल और चौधरी ज़हीर अब्बास जो हैं, वो जज साहब की अदालत में जो है पेश हुए और उनकी तरफ से इस केस को जो है वो आर्गू किया गया। अब 2 हफ्तों तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, तो देखते हैं 2 हफ्तों के बाद क्या जवाब जो है मुतल्लका फ़रीक़ैन की जानिब से अदालत में जमा करवाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, 5 जजेस की जो दरख्वास्त जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समाअत की है, तो आज की समाअत का नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने जो उनका ऑर्डर था, वो रिटन ऑर्डर जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब ऑर्डर में जितनी बातें मुनीर मलिक साहब ने की, हामिद ख़ान साहब ने जो बात की या फैसल सिद्दीकी साहब ने जो बात की, उसका जो खुलासा है वो कोर्ट ऑर्डर में उसको इनकारपोरेट कर दिया गया है। अब नोटिस तो इस दरख्वास्त पे कर दिए गए हैं, लेकिन हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अभी तक ये जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त ने मेंटेनेबिलिटी की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया है। यानी ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नाकाबिल समाअत है, इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा मुतल्लका फ़रीक़ैन को, मुतल्लका दरख्वास्त गुज़ारों को। तो अदालती ऑर्डर में कहा गया है कि आइंदा समाअत पर जो तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस किए गए हैं, उन नोटिस की तामील के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात इन दरख्वास्तों पर लगाए गए हैं कि ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं, इन एतराज़ात को भी जो है वो टेकअप किया जाएगा। इन एतराज़ात पर भी जो है अदालत की जानब से दलाइल और मुआवनत जो है वो वकला से ली जाएगी। तो अभी तक ये दरख्वास्त यानी काबिल समाअत करार नहीं पाई, तो काबिल समाअत कराने के बाद ही ये कार्रवाई इस दरख्वास्त के ऊपर फिर जो है वो आगे बढ़ पाएगी। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, पीटीआई से और बानी तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल अब आपके सामने रखते हैं। एक तो नाज़रीन,
सलमान अकरम नादर साहब, आपको पता है कि वो कोऑर्डिनेटर हैं जो मुलाकातें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ होती हैं। अब कल मंगल को बानी के साथ मुलाकातों का दिन है और मुलाकातों के लिए नाज़रीन जो 6 नामों की फ़हरिस्त अडयाला जेल में जमा करवाई गई है, उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, उसमें सलमान अकरम नादर साहब का नाम है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, उसमें नाम है जी सलमान सफदर साहब का, उसमें नाम है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का, बानी के तर्जुमान हैं, नईम हैदर पंजोथा का नाम है और चौधरी ज़हीर अब्बास का नाम है। अब ये 6 लोग जो है वो मुलाकात करने के लिए जाएंगे। ये जो नाज़रीन लिस्ट तैयार की गई है, ये लिस्ट तैयार हुई है अपने जो 5 रुकनी कमेटी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें 3 नाम तो बैरिस्टर गौहर साहब का, सलमान अकरम नादर साहब का, इंतज़ार पंजोथा साहब का है और 2 नए नाम शामिल किए गए हैं, शिबली फराज साहब का और उसके साथ साथ जो है वो उमर अयूब साहब का। अब पाँचों की जानिब से जो नई लिस्ट मरतब की गई है, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जो आखिरी जुमेरात के रोज़ मुलाकात करने के लिए पीटीआई का जो वफ्द वहाँ पे पहुँचा था, उसमें उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, उसमें राजा नासिर अब्बास साहब थे, उसमें अपना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे और अहमद भच्चर साहब थे। अब इन लोगों की तो पिछली मरतबा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो अब जुमेरात की जो मुलाकात ना हो सकी, क्या वजह है कि जो जुमेरात वाले नाम थे, 6 नामों की जो फहरिस्त पेश की गई थी उसमें 5 नाम निकाल दिए गए हैं। सिर्फ चौधरी ज़हीर अब्बास का जो नाम है, अपना नाम है, उसको बरकरार रखा गया है, बाकी 5 नए नाम शामिल कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 5 रुकनी कमेटी ने जो पहले मुलाकात करने वाली फहरिस्त थी जो कि जुमेरात को पूरी नहीं हो सकी थी, मुलाकात नहीं हो सकी थी, उसको क्यों चेंज किया है? नई लिस्ट में जो नाज़रीन नाम शामिल हैं, उसको देखने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इस दौरान इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में हैं, पीटीआई के अंदर जो कुछ होता रहा, जो फ़ैसले पीटीआई ने लेने हैं, जो फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का मामला हो या कोई और पस पर्दा राब्तों का मामला हो, पीटीआई के इंटरनल इख्तलाफात का मामला हो, शेर अफजल मरवत का मामला हो, गंडापुर साहब का मामला हो, गौर साहब का मामला हो या सलमान अकरम नादर साहब का मामला हो, इन तमाम इश्यूज़ पे अब यह पार्टी के जो 3-4 अहम लोग जा रहे हैं, गौर खान पार्टी के चेयरमैन हैं, उमर अयूब साहब तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं क्योंकि उनका इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, और बैरिस्टर गौर अपना जो सलमान अकरम नादर साहब हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से ज़बानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लगाए गए हैं, और उसमें जो बाकी नाम हैं, सलमान सफदर साहब हैं, इमरान खान साहब के लीडिंग कौंसल हैं, चौधरी ज़हीर अब्बास हैं, नईम हैदर पंजोथा साहब हैं। तो पार्टी से मुतल्लिक जो लोग अहम वहाँ पे जा रहे हैं, वो तो खान साहब को बताएंगे कि ये होना चाहिए, ये हो चुका है और ये नहीं होना चाहिए था। कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से रहनुमाई ली जाएगी। माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से रहनुमाई ली जाएगी। आज़म सवाती साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिन राब्तों के हवाले से वो इंकिशाफ कर रहे हैं या कह रहे हैं कि मुझे खान साहब ने टास्क सौंप दिया है, वो भी सलमान अकरम नादर साहब को कल की मुलाकात में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सलमान अकरम नादर साहब ये कहते हैं कि ये सिर्फ इनफराजी पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सवाती साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ का इन मुज़ाकरात के साथ, राब्तों के साथ कोई लेना देना नहीं। तो ये कल ये बात भी क्लियर हो जाएगी। बाकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, उस पर ज़हरी सी बात है कि वकला का मिलना भी ज़रूरी है, उसमें इमरान खान साहब को बताना, खान साहब की तरफ से फ़ीडबैक लेना, वो भी वकला की ज़िम्मेदारी है। तो वकला भी कल मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बैरिस्टर गौर साहब को एक टेलीफोन कॉल आई है, जो नाज़रीन एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट दिया गया सलमान अकरम नादर की तरफ से अपने पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के ख़िलाफ़, जिस पर तकरीबन तमाम हलकों की तरफ से चंद लोगों को छोड़ के कहा गया कि कैसा पार्टी का ये चेयरमैन है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल उस पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहा है कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र है। अब उस पर जो रिस्पांस दिया बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कि आई एम द चेयरमैन, आई एम द बॉस, इमरान खान बानी पीटीआई हैं, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई के मुझे सौंपी है, तो मैं किसी को जवाब दे नहीं कि मैं मुलाकात करने के लिए बानी के पास क्यों गया। तो कल ये बात भी मुलाकात में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने,
जिस बर्मी का, जिस गुस्से का इजहार किया, उसमें नाज़रीन एक टेलीफोन कॉल जो है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को की गई और बैरिस्टर गौहर को इस गुस्से पे कि मैं बॉस हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, पार्टी को मैं चला रहा हूँ, मेरे सिग्नेचर के साथ लोगों को पार्टी टिकट जारी होते हैं, तो वजाहत मैं दूंगा नहीं बल्कि वजाहत मैं लूँगा। उनके इस बात के ऊपर जो है उन्हें अप्रिशिएट किया गया और कहा गया बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब को कि आपने बेशक पहली मरतबा इस किस्म के गुस्से का इजहार किया है, बर्मी का इजहार किया है, लेकिन आपने ये ठीक किया है। पार्टी में डिसिप्लिन लाना है तो आपको ये रवैया भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके ज़ुबान में मिठास है, आपकी बातों में एक आज़ी जो है वो छलकती है, लेकिन पार्टी को चलाना है, बानी पीटीआई की जिम्मेदारियाँ उन्होंने आपको सौंपी है, तो फिर आपको थोड़ी सी जो रस्सी है उसको भी खींचना पड़ेगा। और रस्सी को खींचने का मतलब यह है कि अरकान पार्लियामान जो कि उठ के जिसकी जो मर्ज़ी आती है मीडिया पे जाकर स्टेटमेंट दे देता है, उनसे बासपुरस भी करना पड़ेगी, उनके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा, उनसे वजाहत, उनसे जवाब तलबी भी आपको करना पड़ेगी। तो बैरिस्टर गौहर साहब की तो तारीफ़ हो गई है गुस्सा करने पे, और वो भी सलमान कमराल साहब पे। लेकिन आज इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से क्यों पीछे हट गए हैं? इमरान खान साहब का पहले फ़ैसला कुछ और था, अब इमरान खान साहब ने एक नया फ़ैसला लिया है। 9 मई के हवाले से नाज़रीन आप निकाल के देखें इमरान खान साहब के स्टेटमेंट। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी नज़र में तो खान साहब ने आज तक जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, खान साहब का जो फोकस, जो एम्फसाइज रहा अपने बयानात में, वो ये था कि 9 मई हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन अब नाज़रीन जब से ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की और मुज़ाकरात की और मुलाकातों की ख़बरें सामने आई हैं, आज़म सवाती साहब ने जो इंकिशाफ किया, जो बताया कि वो सब कुछ ये करने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब की पॉलिसी में कुछ तब्दीली देखने को मिली है, या इमरान खान साहब के बातों में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। वो नाज़रीन ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था 9 मई में ज़मानतों का, उसमें बानी पीटीआई के वकील ने क्या मौक़िफ़ लिया है, ये मौक़िफ़ इमरान खान का वकील ले रहा है, यानी अदालत के सामने इमरान खान का वकील नहीं, इमरान खान का मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है। क्योंकि वकील जो बात कर रहा होता है वो मौक्कल की तरफ से, वो मौक्कल की बात कर रहा होता है, अपने क्लाइंट की बात कर रहा होता है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अदालत से ये कहा है कि मेरा जो क्लाइंट है वो तो 9 मई को नैब की तहवील में था। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे तो रेंजर ने गिरफ़्तार किया था। उनके वकील कहते हैं कि नैब की तहवील में थे। खान साहब इस बात को मानते नहीं। खान साहब ने 9 मई के बाद 11 मई को रिहा होने के बाद कहा था कि मुझे जिन लोगों ने पकड़ा था, एहतजाज भी तो मेरे सपोर्टर्स ने उन इदारों के बाहर जाके करना था। खान साहब तो नैब की बात मानते नहीं थे। अब अदालत में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि 9 मई को खान साहब नैब की तहवील में थे और खान साहब से इंतकाम लेने के लिए उन्हें इन FIR में नामजद किया गया। बानी को तो किसी बात का इल्म ही नहीं था। अब खान साहब कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। खान साहब कहते हैं हमारे खिलाफ ऑपरेशन था, CCTV फुटेज जो है वो चुरा ली गई है, CCTV फुटेज छुपा ली गई है। लेकिन उनके वकील अदालत में खान साहब के मौक़िफ़ से बरक्स बात जाके अदालत में कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अदालतों में आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। खान साहब ने किसी अदालत में स्टेटमेंट तो नहीं दिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए तो कहा, लेकिन किसी अदालत में, जहाँ तक मुझे याद है और मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो खान साहब ने किसी कमरा अदालत में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो खान साहब ने अदालत में जो स्टेटमेंट दिया वो कुछ और है, और मीडिया के सामने खान साहब जो स्टेटमेंट देते हैं वो कुछ और है। तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करने के बाद 17 अप्रैल तक जो ज़मानत दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ को तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने क्या धमकी दी है। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है, आपका ज़्यादा तजस्सुस नहीं रखूँगा, आपको ज़्यादा तजस्सुस में नहीं रखूँगा। जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान का नाम मिटाने वाले ख़ुद मिट जाएंगे। अब इसी किस्म का स्टेटमेंट माजी में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी दिया था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम तो सिर्फ 3 साल के लिए आते हो। तो बात यह है कि इदारे की एक पॉलिसी होती है और इदारे का जो सरबराह होता है, इदारे के जो
सीनियर्स लोग होते हैं वो इस इदारे की पॉलिसी को लेकर चल रहे होते हैं। तो वो 3 साल के बाद अगर चला भी जाए तो जब तक इदारे की वो बनी पॉलिसी मौजूद रहती है तो वो पॉलिसी चलती रहती है, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि अगर कोई हमारी इज़्ज़त नहीं करता तो हम भी उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अब आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कंपेन चलती है सोशल मीडिया पे, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़। अब कंपेन चलती है उनके ख़िलाफ़, उनको बदनाम किया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं। और जुनैद अकबर साहब क्या लतीफ़ा सुना रहे हैं कि अगर कोई हमारी इज़्ज़त नहीं करता तो हम उनकी नहीं करेंगे। भाई, आपने तो किसी की इज़्ज़त की नहीं, आपसे तो किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं। आप कहते हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए, पहले आप किसी की इज़्ज़त तो करें। आपके हाथों से तो किसी की इज़्ज़त, किसी शख्स की जो किसी मनसब पे, किसी ओहदे पे बैठा है, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं। आप कौन सी इज़्ज़त की बात कर रहे हैं? क्या ये नाज़रीन गलत बात है? तहरीक इंसाफ ने आज तक, जब से अक्टूबर 2011 से निकाल के देखें, क्या लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछाली? क्या तहरीक इंसाफ के इस रवैये की वजह से लोगों की इज़्ज़तें नहीं उछाली गई? लोगों की जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, उसके साथ कैसा खिलवाड़ किया गया? ये सब कुछ आपके सामने है। और जुनैद अकबर साहब जो बात कर रहे हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ज़रा भी मुताबिकत नहीं रखते। कहते हैं जी जो हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा उसकी हम इज़्ज़त नहीं करेंगे। भाई, आप किसी की इज़्ज़त करोगे तो कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। आप दूसरों की इज़्ज़त उछालते हो, दूसरों की इज़्ज़त का जनाजा निकाल देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी भी कोई इज़्ज़त करे। बिल्कुल आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी दूसरों का एहतराम करें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें। जब दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होंगे, दूसरों की तज़लील तौहीन कर रहे होंगे? तो फिर जब दूसरों के साथ आप ये करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ से आपके लिए फिर फूल तो नहीं आएंगे ना। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जुनैद अकबर साहब ने बात की है, दरअसल ये उन्होंने बेशक धमकी दी है, ये जो कुछ मर्ज़ी कहा है, मैं इसको एक लतीफ़ा कहूँगा। लतीफ़े से ज़्यादा जुनैद अकबर साहब ने कोई बड़ी बात नहीं की। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।